हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कितने टाइप की इसमें स्कीम्स होती हैं और क्या रिस्क फैक्टर है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड शब्द का अर्थ क्या है। म्यूचुअल फंड यानी कि एक ऐसा फंड जो म्यूचुअली यानी कि लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है। यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि इट इज अ पूल ऑफ फंड्स, कि इन्वेस्टर्स का छोटा छोटा पैसा, दैट इज स्मॉल कंट्रीब्यूशन, उसको कुछ लोग इकट्ठा करते हैं, एक पूल बनाते हैं और उसको एक बड़े रूप में कन्वर्ट करके, से फॉर एग्जांपल कि हमने 100 लोगों से हजार हजार रुपए लिए, तो नाउ इट हैज टर्न इनटू 1 लाख रुपीज। सिमिलरली म्यूचुअल फंड वर्क करता है, इन्वेस्टर से कुछ स्मॉल कंट्रीब्यूशन लिया, एक उसका पूल ऑफ फंड बनाया और इस पूल ऑफ फंड का इन्वेस्टमेंट किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, जिसको मार्केट की जानकारी है, जिसको ये जानकारी है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, कहाँ पे इस पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकता है और कहाँ नहीं। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्हीं को हम म्यूचुअल फंड एजेंसीज कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, या इनका एक और नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, शॉर्ट में इसको एएमसीज बोला जाता है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू द चैनल ऑफ एएमसीज, यानी कि आपको एएमसीज को अपना पैसा देना होगा। जो भी स्कीम वो रन करते हैं, जो भी स्कीम उनकी आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपने पैसा लगाया और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और ये सब पहले से डिसाइडेड रहता है, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दिया फिर वो इन्वेस्ट करें। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि जिस स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं उसका पैसा कहाँ कहाँ लगने वाला है, ठीक है। उसी हिसाब से वो स्कीम लॉन्च करते हैं और आप और हम जैसे लोग उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न लेते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर का मिनिमल रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं आपका डिसीजन लेने के लिए। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा शेयर्स आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारे डिसीजंस आपके लिए लेने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बैठी हुई हैं, ओके। और वो आपके इस बड़े पैसे को केवल एक जगह नहीं लगाते हैं, वो मल्टीपल सोर्सेज में आपके पैसे को लगाते हैं, जिससे कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाउन भी हो जाए तो बाकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू से उसको ऑफसेट किया जा सके। और यही एक ब्यूटी है म्यूचुअल फंड की कि आपको वो ऑन एन एवरेज अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये पैसा कहाँ लगाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दे इन्वेस्ट इन कंपनीज, बट नॉट ओनली इन कंपनीज। कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके स्टॉक्स में, यानी कि इन्हें आप शेयर्स कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है एक इनडायरेक्ट मेथड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, लेकिन ये पूरा सच नहीं, क्योंकि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है केवल स्टॉक्स में आपका पैसा नहीं लगाते, उनके पास और भी ऑप्शन है। दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड दे इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये बहुत ही हाईली लिक्विड होते हैं, इनको आप बहुत जल्दी मार्केट में बेच सकते हैं। और क्या इसके एग्जांपल्स हैं? ट्रेजरी बिल्स, इनको आरबीआई इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स में भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगता है। और कमर्शियल पेपर्स में लगता है, इनको बड़े बड़े कंपनीज इशू करती हैं। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वो बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये इशू करते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनमें भी पैसा लगता है, सिर्फ स्टॉक्स में नहीं लगता, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगता है और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लगता है। अब होता क्या है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करके अपनी स्कीम्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वो स्टॉक्स में करें या बॉन्ड्स में करें या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करें, उसके बाद वो इन्वेस्टर्स को क्या इशू करते हैं? वो शेयर्स नहीं देते, वो इस सब पैसे की वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं यूनिट्स में और वो इशू करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को यूनिट्स। और इसीलिए जो म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं तो आप कहलाएंगे यूनिट होल्डर, ना कि शेयर होल्डर। अब सवाल उठता है कि जो कितनी यूनिट्स कितने रुपए में मिलेगी,
that is all decided on the basis of the NAV, that stands for Net Asset Value। यानी कि मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज होंगी, या हम सही शब्दों में कहें कि जो भी स्कीम म्यूचुअल फंड की चल रही है, उसकी कितनी यूनिट आपको मिल सकती है, कितने रुपए में, तो पर यूनिट का हर दिन एक एनएवी डिसाइड होता है। जिस तरीके से शेयर मार्केट में शेयर प्राइस डिसाइड होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में एनएवी डिसाइड होता है। बट डिफरेंस ये है कि शेयर मार्केट में पूरे दिन भर मनी फ्लक्चुएट करता रहता है, एनएवी में ऐसा नहीं है। दैट इज डिसाइडेड ऑन डे बेसिस, यानी कि एवरी डे डिसाइड होगी। से फॉर एग्जांपल कि आज अगर 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी को जो रेट रहेगा उस पर्टिकुलर स्कीम में, उस एक यूनिट का वो वही रहेगा, चाहे आप उसे शाम में परचेज कर लें या मॉर्निंग में परचेज कर लें। Okay, every day it is decided. It does not fluctuate like the value of shares. अब ये NAV कैलकुलेट कैसे होता है? जो मार्केट वैल्यू है इस वक्त सिक्योरिटीज की, जो एक पर्टिकुलर स्कीम की है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ यूनिट से, और जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज NAV पर यूनिट। इसे आप कह सकते हैं दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। यानी आज की डेट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी ये वैल्यू रहेगी पर यूनिट। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एएमसीज इन्वेस्टर्स के लिए ये सब काम करती हैं, तो डेफिनेटली दे ऑल्सो हैव सम प्रॉफिट। ऑब्वियसली दे चार्ज 1 to 3% ऑफ एनएवी ऑन एंट्री और एग्जिट इन अ पर्टिकुलर स्कीम। और ये वो चार्ज क्यों लेते हैं? ताकि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस उनके मीट आउट हो सकें, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मीट आउट हो सकें। दे आर पर्टिकुलरली नोन एज मैनेजरियल एक्सपेंसेस, और पॉपुलरली इनको जाना जाता है एक्सपेंस रेशियो के नाम से। तो जब भी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर चेक कर लें कि वहां पर एक्सपेंस रेशियो कितना है। जैसा कि मैंने कहा 1 to 3%, तो कहीं पे 1% हो सकता है, कहीं 2% हो सकता है, कहीं 1.5, 1.9 ऐसा हो सकता है। तो एंट्री और एग्जिट पे लगता है। बट लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग, ये सभी स्कीम्स पे नहीं होता है। अब यहाँ एक टर्म आ जाता है लोड फंड्स। लोड फंड्स उन फंड्स को कहते हैं या उन स्कीम्स को कहते हैं जिन पर एएमसीज ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, एंड द फंड्स ऑन विच दिस रेशियो इज नॉट चार्ज मींस दीज चार्जेस आर नॉट लिवाइड आर नोन एज नो लोड फंड। तो अगर चार्ज लगता है तो लोड फंड्स हुए, और नहीं लगता है तो नो लोड फंड्स हुए। तो म्यूचुअल फंड को आप ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज करने के लिए दो तरीके और हैं। वन इज ओपन एंडेड स्कीम्स। नाउ व्हाट आर दी ओपन एंडेड स्कीम्स? जैसे कि नाम से क्लियर है, ओपन एंड, यानी कि इसके दोनों एंड ओपन है। एक इन्वेस्टर कभी भी इस स्कीम में एंटर कर सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है एनी टाइम। इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, कोई टाइम की बाइंडिंग नहीं होती। Anytime you can buy the units of a particular scheme, and anytime you can sell the units of that particular scheme. ये जो स्कीम्स होती हैं ये हाईली लिक्विड होती हैं और इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है। और जाहिर सी बात है कि हाईली लिक्विड है तो रिटर्न्स भी अच्छा होगा। यहाँ टाइम की कोई बाइंडिंग नहीं है। सेकेंड वन इज क्लोज एंडेड स्कीम्स। नाम से क्लियर हो रहा है इसके एंड क्लोज है, यानी दोनों ही एंड क्लोज है, एंट्री का भी और एग्जिट का भी। अब एंट्री का कैसे क्लोज है? यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी क्लोज एंडेड स्कीम्स एट एनी टाइम। यस, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही अलाउड होता है इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होता है? वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये होता है कि कंपनीज जब ये स्कीम्स लॉन्च करती हैं तो शुरुआत में उनका एक प्राइस होता है, उस प्राइस को बोला जाता है NFO, मीन्स न्यू फंड ऑफर। ये बिल्कुल IPO की तरह है। जब पहली बार कोई कंपनी शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है तो उसे बोला जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिमिलरली इफ एनी AMC इज लॉन्चिंग एनी स्कीम, तो उसका जो इनिशियल प्राइस होता है उसको कहा जाता है NFO, और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और उसके साथ मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स होता है कि आप स्कीम से रिलेटेड यूनिट्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले नहीं बेच सकते। अगर कंपनी आपको कुछ ऑप्शन देती है, कोई ऑप्शन प्लान देती है, तो ही आप उसको बेच सकते हैं, अदरवाइज
Generally, you are not allowed to sell those units until unless the particular time period is over. तो ये कहलाती है क्लोज एंडेड स्कीम्स। अब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को कैटेगराइज करने का एक और तरीका है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, स्कीम कहिए, म्यूचुअल फंड कहिए, एक ही बात हो जाती है। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ स्कीम्स वर्ड यूज कर सकते हैं और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे इसको 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। सो वेरी फर्स्ट इज इक्विटी स्कीम या इक्विटी फंड कह सकते हैं, या इसे ग्रोथ ओरिएंटेड फंड के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सी बात है, ये वो स्कीम है जिसमें आपका सारा पैसा इक्विटी में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है। और यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दैट दीज स्कीम्स आर हाईली रिस्की। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न्स भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। और टाइम पीरियड की यहाँ पे कोई खास बाइंडिंग नहीं है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दी क्लोज एंडेड फंड देन यू आर बाउंड, लेकिन अगर आप ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड की कोई बाइंडिंग नहीं। अब ये जो इक्विटी स्कीम्स है इसको भी सब कैटेगराइज किया जा सकता है 5 पार्ट्स में। फर्स्ट कैन बी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्कीम्स, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो पैसा लगाना है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाना है, मिड कैप कंपनीज में लगाना है, स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना है। तो आप अगर पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए, बड़ी कंपनी, मध्यस्तरीय कंपनी और छोटी कंपनी, तो आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअली ये चूज नहीं करना है, वो स्कीम ही ऐसी होगी, उसमें मेंशन किया रहा होगा कि जो इक्विटी का पैसा लगना है वो लार्ज कैप में लग रहा है या मिड में लग रहा है, स्मॉल। यू हैव टू चूज ओनली कि किस स्कीम को आपको सिलेक्ट करना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स। तो ये डाइवर्सिफाइड नाम से क्लियर हो रहा है कि पहले वाले ऑप्शन में हम केवल एक ही चूज कर रहे हैं, लार्ज में लगा रहे हैं या मिड में लगा रहे हैं, स्मॉल में। इसमें क्या है कि हमारा पैसा सभी तरह की कंपनीज में लगता है, कुछ परसेंटेज लार्ज कैप में लगेगा, कुछ मिड में लगेगा, कुछ स्मॉल में लगेगा। इफ वी सी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, तो ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स ज्यादा सेफ रहती हैं, यानी इन कंपैरिजन टू लार्ज, मिड एंड स्मॉल, दीज आर लेसर रिस्क और रिटर्न मॉडरेट रहता है यहाँ पर। एक और तरह की इक्विटी स्कीम्स हो सकती हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इसको ELSS के नाम से भी जानते हैं। दीज आर वेरी मच पॉपुलर बिकॉज ऑफ द टैक्स एडवांटेज। ATC में आपको जो डिडक्शन मिलता है उसके अंदर ये भी वैलिड है। मीन्स अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है अंडर ATC, उसमें ये कैलकुलेट होगी, वहां पे आप इसको शो कर सकते हैं। तो इसमें रिटर्न्स मॉडरेट रहते हैं, रिस्क भी मॉडरेट है, इसलिए ज़्यादातर पॉपुलर है। नेक्स्ट इज सेक्टर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इस स्कीम में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर की इंडस्ट्रीज में आपका पैसा लगता है। मीन्स मे बी पॉसिबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसी सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी भी कंपनीज होंगी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, उन्हीं में आपका पैसा लगेगा। मे बी पॉसिबल आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, वहां आपका पैसा लग सकता है। मे बी पॉसिबल आप अपना पैसा पावर जनरेशन इंडस्ट्री में लगाना चाहें तो वहां भी लगा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं, वहां आप पैसा लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट डिसीजंस आते हैं तो इन पूरी इंडस्ट्री पे असर पड़ता है, तो पूरा सेक्टर एक बार में उससे अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड स्कीम्स। आप अगर इन सब कंफ्यूजन्स में नहीं रहना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, इन इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उन सब में आपका कुछ कुछ पोर्शन प्रोपोर्शन लगेगा। ये भी हाईली रिस्की स्कीम्स हैं क्योंकि सेंसेक्स बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है और इसकी वैल्यू ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, बट इन लॉन्ग टर्म these are going to get you benefit, right? So it was all about the equity schemes. Now let's move towards the another type of scheme, that is debt schemes. इसको इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है कि आपका सारा पैसा डेट में लगता है, शेयर्स में नहीं लगता, इक्विटी में नहीं लगता है, केवल डेट में लगता है। और ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड फंड है। मीन्स आपका पैसा यहाँ सेफ है, यहाँ फ्लक्चुएशंस होने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर।
ओके, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं है और आपका पैसा लंबे समय तक के लिए ब्लॉक भी रहेगा या टाइम बाइंडिंग रहती है। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड स्कीम्स। अगर आप इक्विटी और डेट दोनों का एडवांटेज लेना चाहते हैं, देन यू शुड इन्वेस्ट इन हाइब्रिड स्कीम्स, दैट इज आल्सो नोन एज बैलेंस्ड फंड। इसमें कुछ प्रोपोर्शन आपका इक्विटी स्कीम्स में लगेगा और कुछ डेट स्कीम्स में। जनरली जो रेशियो रहता है दैट इज 40 to 60%। नेक्स्ट इज सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सोल्यूशन ओरिएंटेड मीन्स ये आपको सोल्यूशन देते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सोल्यूशन चाहते हैं 20 साल के बाद, तो आप एक स्कीम ले सकते हैं जो बच्चे की एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड हो। ओके, तो इसमें टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है, रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से क्लोज एंडेड फंड स्कीम की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, तमाम और भी स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए ले सकते हैं, आप बच्चों की मैरिजेस के लिए ले सकते हैं और भी अदर पर्पजेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन दी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कि वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज लिक्विड फंड्स। इसको हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में पैसा लगता है वो स्कीम लिक्विड फंड के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लिक्विड, यहाँ पे ओपन एंडेड रहेगा, कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और रिस्की तो ये है लेकिन इक्विटी से कम रिस्की। नेक्स्ट इज गिल्ट म्यूचुअल फंड। इसको आप गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। इसमें सारा पैसा आपका गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या उनकी स्कीम्स में लगता है और ये हाईली सेफ फंड, यानी इससे ज़्यादा सेफ फंड नहीं हो सकता। इसमें फ्लक्चुएशंस होते ही नहीं, लेकिन आपका पैसा एक टाइम पीरियड के लिए बाउंड रहेगा और रिटर्न्स भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे, बट सेफ है, बिल्कुल एफडी और आरडी की तरह। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बर्निंग क्वेश्चन, दैट इज किस स्कीम में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो देखिए, लेट मी टेल यू, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके अपने मोटिव्स हो सकते हैं, आप उसके अनुसार सिलेक्ट कीजिए। बट आई कैन हेल्प यू अ बिट इन दैट। मैं आपको 3 कंपोनेंट बता देता हूं जिस पर आप किसी भी स्कीम को कंपेयर करें और उसका बैलेंस बनाएं और अपना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट करने का उसके साथ उसे मैच करें एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, सबसे पहले तो आप ये देख लें लोड फंड है या नो लोड फंड है, और वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या है या नहीं है। ओके, देन वी हैव टू कंसीडर दी 3 कंपोनेंट। द वेरी फर्स्ट इज रिस्क, कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इक्विटी स्कीम्स हाईली रिस्की होती हैं, डेट जो है बिल्कुल लेस रिस्क है और गवर्नमेंट स्कीम में रिस्क है ही नहीं। तो रिस्क फैक्टर ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। सेकेंड कंपोनेंट है रिटर्न्स, यानी कि कहाँ पे आपको मुनाफा ज़्यादा होने वाला है। ओके, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो ऑब्वियसली बात है रिस्क आपको ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो मॉडरेट रिस्क बेयर कीजिए, और अगर आपको लेस रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सेफ्टी ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लो रिस्क वाली स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज टाइम। आपको टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पर्टिकुलर नीड पर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कब तक वहाँ इन्वेस्ट रहने देना चाहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कंपोनेंट पे आप किसी भी स्कीम को कंपेयर करें और उसको बैलेंस वाली पोजीशन में लेके आएं और अपना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मीट आउट करें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और मुझे रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, रिस्क भी कंपेयर करना है और मैं टैक्स सेविंग भी चाहता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट मोटिव है, तो मैं ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा। सो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देयर आर 2 मेथड्स ओनली टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। वन इज द लंप सम, आप पूरा पैसा एक बार डिपॉजिट कर दीजिए लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब तक आप रहने देना चाहें, अगर उस फंड में कोई बाइंडिंग नहीं है तो दैट इज द लंप सम, एक साथ सारा पैसा आपने दे दिया। एंड अनदर इज द SIP, मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने या हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद या हर क्वार्टर पे आप
एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दें। अगर आप एसआईपी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड द वेरियस स्कीम्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।